विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में स्टैंडर्ड 6 सेकंड चैप्टर हमने उसका आधा पार्ट देखा था। आगे जो पार्ट बाकी है लेसन का वो हम देखते हैं। यहाँ तक हमने देखा था कि लेखिका और उसका भाई स्कूल से ब्राउन ब्रेड लेने के लिए जाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भाती। और स्कूल से जब वो बेकरी में ब्रेड लेने के लिए जाते थे, वहाँ पर उस बेकरी में चॉकलेट्स या फिर पेस्ट्री जो बनती थी उसकी खुशबू उनको बहुत अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। और लेखिका कहती है कि बचपन में घर से उन्हें चॉकलेट हर रोज़ खरीदने की छूट मिलती नहीं थी। हफ्ते में सिर्फ उनको एक ही दिन चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। यहाँ पर देखिए कि जिस चीज़ पर रोक लगाई जाती है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर लेखिका को हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी, फिर भी उनके पास बहुत सारी चॉकलेट्स होती थी। यहाँ पर एक बात हमें समझ में आती है कि कोई चीज़, जैसे कि बाजार में कोई चीज़ मिल रही है, लेकिन आज बोल दिया जाए कि ये चीज़ कल से बाजार में मिलेगी नहीं, तो लोग क्या करेंगे कि उस चीज़ का स्टॉक करेंगे। मानो कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि मानो कि किसी को बोल दिया जाए कि कल से चीनी मिलेगी नहीं बाजार में, तो लोग क्या करेंगे, वैसे नॉर्मली वो आधा किलो या 1 किलो चीनी ले जाएंगे, लेकिन बोल दिया जाए कि कल से चीनी बंद है बाजार में, मिलेगी नहीं, तो फिर वो 5 किलो 10 किलो चीनी लेकर जाएंगे और स्टॉक करेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही हमें देखने को मिलता है। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। यानी कि लेखिका क्या करती है कि चॉकलेट जब खाना हो जाता था रात का, तभी उसके बाद वो आराम से उसका टेस्ट लेकर खाती रहती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसबरी, कस्मल, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के फल जब वो खाया करते थे वो बता रहे। सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए, भर जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। यानी कि बचपन में वो जो चीजें खाया करते थे, फल आदि खाया करते थे, वही वो बता रही है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह आज भी नजर आती है। कागज की पुड़िया में जो चने मिला करते थे उसकी बात वो बता रही है। पुराने कागजों से बनाई हुई वह पुड़िया, इसमें नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में ले आया मजेदार, उस तरह एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना था, वो बच्चे गाया करते थे, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी कि उस फिल्म का जो गाना था वो बच्चे बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरक पाते, यानी वो चने की जो पुड़िया होती थी, चना जो वो लेते थे छोटे बच्चे, उस पर वो मसाला बुरक पाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वो चने खत्म होते नहीं थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। और इस तरह से चने लेकर खाते खाते वो छोटे बच्चे पूरा मैदान घूम लेते थे। छुटपन यानी कि छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। यानी कि शिमला में जो छोटे बच्चे होंगे उनको घोड़े की सवारी करने का मौका कभी ना कभी मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, यानी कि वो घोड़े उनको
अच्छे नहीं लगते थे, भले वो सवारी करते थे शिमला में, लेकिन शिमला के घोड़े लेखिका को अच्छे लगते नहीं थे। उन पर हंसते थे और वो उन घोड़ों पर हंसते थे, उन घोड़ों का मजाक उड़ाते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। लेखिका कह रही है अपने बचपन की बात कि शिमला के घोड़े उन्हें अच्छे लगते नहीं थे। ननिहाल में जो घोड़े हुआ करते थे वो एकदम हष्ट-पुष्ट थे और उनकी सवारी करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हैं। यानी कि एक पहाड़ था उस मैदान के सामने, वहाँ एक चर्च हुआ करता था, उसमें जो घंटियां बजती रहती थी वो मानो कि प्रभु यीशु कुछ संदेश दे रहे हैं, ऐसा लगता था। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और वहाँ पर बाजार लगता था, उसकी कोलाहल का वातावरण वो देखने लायक होता था शाम के समय। सर्वस कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। एक दुकान वहाँ थी उस मैदान के पास, उसमें शिमला कालका उस समय की जो सबसे तेज ट्रेन मानी जाती थी उसका मॉडल बनाकर लगाया हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर रखी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें, यानी इस तरह का मॉडल बनाकर वहां पर रखा हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, जैसे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हो लेकिन मानो कि स्कूल के पास से आकाश में वो देखे कोई हवाई जहाज तो वो तुरंत ही क्लास से बाहर देखने के लिए दौड़ जाते हैं। वही बात लेखिका बता रही है। यह देखो और वहाँ गायब, और उस प्लेन की, उस हवाई जहाज की स्पीड इतनी होती थी कि 2 क्षण के लिए देखा और वो गायब हो जाता था। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ और एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यानी कि लेखिका को वहाँ पर वो जो गाड़ी वाला मॉडल रखा था उस दुकान के बाजू में दूसरी दुकान थी। उस दुकान को लेखिका कभी भूलती नहीं। क्यों? देखते, यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। अब लेखिका जो चश्मा पहनती थी उनका पहला चश्मा उस दुकान में बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे और जो आंखों का चेकअप करते थे वो डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, और लेखिका को बचपन में जब पहली बार चश्मा आया तो उनको वो चश्मा लगाना बड़ा ही अटपटा लगा, उनको अच्छा लगता नहीं था। छोटे बड़े चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ना। और लेखिका को सभी सलाह दिया करते थे कि वो सलाह दिया करते थे कि इस उम्र में एनक यानी कि चश्मा, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो एनक उतर जाएगी। और लेखिका कह रही कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि कुछ देर ये एनक यानी कि चश्मा पहनोगी तो उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा अब तक नहीं उतरा, सिर्फ नंबर कम ही होता रहा। यानी डॉक्टर साहब ने कहा था फिर भी वो चश्मा उतरा नहीं, नंबर कम ही होता रहा, वो पूरा उतर गया नहीं। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। यानी कि इस तरह से लेखिका को जो चश्मा आया था उसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानती है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया, देखो देखो कैसी लग रही है। और इस तरह से जब
बचपन में पहली बार लेखिका को चश्मा आया तो उनके चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाया। उनके चचेरे भाई ने उन्हें कहा कि देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से उनके चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाया। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। और पहले जब बचपन में उनको चश्मा आया तो उनके चचेरे भाई ने जब उन्हें चिढ़ाया तो उन्हें अच्छा लगा नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि उनके चचेरे भाई ने जो चिढ़ाने के लिए उन्हें शब्द सुनाए वो एक शेर हो, उसी तरह से उन्होंने ले लिया। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। और जब उनके चचेरे भाई चले गए तो वो आईने के सामने देखने लगी कि चश्मा पहनकर उनका चेहरा कैसा लगता है। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, ऐनक यानी कि चश्मा, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। इस तरह से जब चश्मा पहनना उन्होंने शुरू किया बचपन में तो पहले उन्होंने आईने में देखा कि उनके चेहरे पर चश्मा कैसा लगता है। सूरत बनी लंगूर की, और उनके चचेरे भाई की बात भी उनको याद आ रही थी आईने में देखते देखते। नहीं, हाँ, इस तरह से वो खुद ही मन बातें कर रही थी कि उनका चेहरा कैसा लग रहा है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, और चश्मा तो उन्होंने पहना ही था, उनको बाजू में ही उनके भाई का टोपा यानी कि टोपी पहनने के लिए उन्होंने ले ली और अपने सिर पर रखकर देखी। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अब उन्होंने देखा कि वो जो बड़ी सी टोपी थी वो उनके सिर पर कभी अच्छी भी लगती थी उन्हें और कभी मजाकिया भी लग रही थी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। और स्टार्टिंग में जब चश्मा उनको आया था तो उनके चेहरे पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो चश्मा पहनते हुए उन्हें काफ़ी समय हो गया तो उनके चेहरे के साथ वो घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। पहले जब बचपन में उन्हें चश्मा आया था तो उन्हें पहनना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब काफ़ी समय के बाद वो चश्मा उनके चेहरे पर नहीं होता तभी उनको चेहरा अपना खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, और काफ़ी समय के बाद उनको टोपी याद आ गई, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। और उनके चचेरे भाई ने उन्हें जो चिढ़ाया था वो शब्द भी उन्हें याद आ गए। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब जब लेखिका शिमला में रहती है तो उन्हें सिर पर टोपी लगाना अच्छा लगता है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, और वो कह रही है कि मैंने काफ़ी रंगों की टोपियाँ जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ, यानी कि सिर को ढकने के लिए दुपट्टे को बांधना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर टोपी आसानी से पहनी जा सकती है, जो सहजता से उसे उपयोग में लिया जा सकता है। यह बात लेखिका यहाँ पर बता रही है। इस तरह से इस पाठ में जिसका शीर्षक हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि बचपन, तो लेखिका ने किस तरह से अपने बचपन की बातें आपके सामने यानी कि विद्यार्थियों के सामने रखी है, और अपने बचपन की जो यादें थी, जो संस्मरण था, वो आपके सामने रखा, और आपका बचपन और उनका खुद का बचपन किस तरह से समान रूप है, कहीं पर तो कहीं पर कितना अंतर है, कितनी दूरी है, कितना डिफरेंस है, वो उन्होंने इस लेसन के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है।